Good morning, students. So we will start the class. I hope आपने थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं ये टॉपिक बुक से अपनी. Yes और no बताएं. बस तन्मय पढ़ के आया है क्या? बाकी लोग नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हो तो नहीं बता दो. ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, शीट दिया था वो सॉल्व किए हो? 10 क्वेश्चन की एक शीट थी, वो सॉल्व किए हो? ओके ठीक है. याशिका, अदिति, दो लोग हाँ बोले, बाकी लोग जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करो. समाद्रिता, ओके. यस. ऊर्जा क्यों नहीं बनाए? संस्कार, श्रेया, ऊर्जा आप बनाए नहीं हो. मैं एक एक क्वेश्चन में टाइम नहीं दूंगा. ठीक है, तो अब आप देख लो, नहीं बना के आए हो तो ये प्रॉब्लम होगा. आई कांट. मैं शीट पहले शेयर ही इस वजह से करता हूँ कि वो हो जाए. ठीक है ठीक है, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो अपन अब चालू करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास के लिए आपके पास, अगर अगर आप नहीं बैठे हो पेन और नोटबुक के साथ, तो प्लीज हैव दैट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स. आपने जब क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे तो आपको लगा होगा कि बहुत सारे इस तरीके के टर्म्स है जिनका मीनिंग क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा. तो इंटरनेशनल लॉ और इंटेलेक्चुअल लॉ पर्टिकुलरली जो अपने क्लैट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसमें इन टर्म्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हम देखेंगे, काफी सारे टर्म्स हम देखेंगे. लेट अस स्टार्ट. ओके. सबसे पहली चीज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिए. इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है, मतलब क्या देख करके इंटरनेशनल लॉ बनाया है. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, तो आप, आई एम श्योर, अगर आप बुक में शुरू से पढ़े हो या क्लास में भी हो सकता है डिस्कस हुआ हो, कि कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो उसके कुछ सोर्स होते हैं. सोर्स मतलब आखिर क्या सोच के लॉ बनाया जाता है. तो जैसे कि इंडिया में जो लॉ बना है वो किन चीजों पे बेस्ड है, जो नॉर्मल कस्टम्स एंड बिलीफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया या जहाँ के लोगों की है उस पर. देन इट इज बेस्ड ऑन मनुस्मृति, मतलब जो पहले लॉ वगैरह की बुक्स और लिखी हुई होंगी पुराने समय से, उनको उनको लेकर के बनाई हुई है. जो एस्टीम जजेस है उनका अब तक के क्या, मतलब जजेस बोल लो या रिसर्च वर्कर्स जो इस लॉ की फील्ड में है, एमिनेंट पर्सनालिटीज, उन्होंने कोई बात बोली हो तो उस पर बेस्ड. ऑफ कोर्स ब्रिटिश लॉ पे बेस्ड काफी सारी चीजें हैं, दूसरी कंट्रीज से बोरो किया है. तो इस तरीके से लॉ बनाया जाता है. उसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है, हम यहाँ पर ये बात करते हैं. तो पहला जो सोर्स है, मतलब इन चारों में से कोई भी सोर्स हो सकता है, पहला जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन. ठीक है, whether general or particular establishing rules expressly recognized by contesting states. इसका मतलब अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स दिख रहे हैं आपको. इंटरनेशनल कन्वेंशंस, whether general or particular establishing rules expressly recognized by contesting states. तो यहाँ पर कोई मुझे बताएगा कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है? कन्वेंशन का मीनिंग, कन्वेंशन का मीनिंग यहाँ पर जो यूज हुआ है वो एग्रीमेंट के तौर पे यूज हुआ है. एंड कन्वेंशन के अलग अलग मीनिंग होते हैं. जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, असेंबली को भी कन्वेंशन बोलते हैं, बट यहाँ पर जो यूज हुआ है इंटरनेशनल एग्रीमेंट. कन्वेंशन का एक कोई मीनिंग होता है जब दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि अब से वो इस तरीके की चीजें करेंगे, कि जैसे कि हो सकता है बिजनेस रिलेटेड उनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, राइट, या फिर कोई एनवायरमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट हो रहा है, व्हाटएवर. तो व्हेन दे आर एग्रीइंग ऑन समथिंग, कन्वेंशंस उसको बोल रहे हैं हम. यहाँ पर हम आगे जाकर के और पढ़ेंगे कि बनता कैसे है कन्वेंशन. बट यहाँ के लिए ये जरूरी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के एक ट्रीटी साइन की कि इस तरीके से वो कोई काम करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रीटी है इंडस रिवर को लेकर के, तो देयर इज अ ट्रीटी दैट गवर्न्स कि पानी कैसे जाएगा, इंडिया में कैसे जाएगा, पाकिस्तान में कैसे जाएगा, मतलब कौन कैसे यूज करेगा, जाएगा नहीं, जाता तो वो अपने नेचुरल फ्लो से है. तो हाउ विल इंडिया यूज द वाटर, हाउ विल पाकिस्तान यूज द वाटर, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान.
If any of the country breaches that agreement, then the other country can go to the international court. तो वो यही चीज बोल रहा है. इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के कंट्रीज के बीच, कॉन्टेस्टिंग स्टेट्स मतलब क्या हुआ? कॉन्टेस्टिंग स्टेट्स मतलब मैं वही जो बोल रहा हूँ, जिन स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, राइट. तो ये क्लियर. ए बी सी डी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. बी बोल रहे हैं इंटरनेशनल कस्टम. इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय लॉ. तो इंटरनेशनली काफी सारे कस्टम्स फॉलो होते हैं, उनको बेस बना करके लॉ बनाया जा सकता है. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन. कोई भी सिविलाइज्ड नेशन से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होंगे, जैसे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा ही प्लेंटिफ के ऊपर लाई करेगा. जब तक के जज के दिमाग में, मतलब हमने पढ़ा था ना, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो वो सब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है जो किसी भी सिविलाइज्ड नेशन में फॉलो होंगे, उसके बेसिस में बना सकते हैं. एंड लास्ट वाला, जैसे कि इंडियन केस में भी हमने देखा था, जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशन, मतलब एमिनेंट पर्सनालिटीज इन दिस फील्ड. ठीक है, राइट. तो ये होते हैं सोर्सेज. अच्छा, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं. बाइंडिंग नहीं होते हैं का क्या मतलब हुआ? अब इंडिया और पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट साइन किया था, मान लो कोई एक कंट्री ब्रीच करती है, दूसरी कंट्री उसके वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती है. ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्लेस जहां पर ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, मतलब वहां इंटरनेशनल कोर्ट है. ठीक, वहां जाती है. वहां पर जजमेंट, मान लो इंडिया ने ब्रीच किया था, मान लो इंडिया ने ब्रीच किया था, पाकिस्तान ने जाकर के केस किया. इंडिया के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये पाया गया कि इंडिया ने एक्चुअली ब्रीच किया है एंड इंडिया शुड कंपेंसेट पाकिस्तान. इंडिया नहीं भी करेगा तो कांट डू वाली कांट मतलब आईसीजे कैन नॉट डू मच इस केस में. ठीक है, क्या कर लेगा, मतलब किसको उठा करके ले जाएगा? इट्स अ कंट्री, पनिशमेंट नहीं हो सकती है इसमें. तो इट इज जस्ट अ बॉडी. आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इज अ बॉडी दैट गवर्न्स एंड रेगुलेट्स की कैसे होगा. बट इसके डिसीजन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, वो बाइंडिंग इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि सारे स्टेट एक कंट्री के पार्ट है, वो कॉमन लॉ से गवर्न हो रहे हैं. इस केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है, राइट. तो ये जरूर कुछ इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, वो सब चीजें हो सकती, बट ऐसे कोई बाइंडिंग चीज नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब काफी बार स्टेट्स जो है, यानी कंट्रीज, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज होगा, इंटरनेशनल पार्लेंस में स्टेट का मतलब कंट्री है. ठीक है, काफी बार स्टेट्स के बीच में फोर्स का यूज होता है. फोर्स मतलब वॉर के जैसा, वॉर तो नहीं बोलना चाहिए, बट एनी काइंड ऑफ फोर्स कैन बी यूज्ड. वॉर इज वन, मतलब मिलिट्री फोर्स इज वन. देयर कैन बी पॉलिटिकल फोर्स, देयर कैन बी इकोनॉमिक फोर्स, व्हाटएवर. तो मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और यूज ऑफ एनी फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोयर्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट इनमें से कोई भी फोर्स यूज कर रही है कोयर्शन के फॉर्म में, दूसरी स्टेट की इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जिससे खतरा है. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब सबको पता है, टेरिटरी का मतलब सबको पता है ना. टेरिटरी का मतलब, यस और नो जवाब दो, मैं एक दो से पूछ लूंगा, उनको टेरिटरी का मतलब भी हो सकता है ना पता हो. Everyone should answer yes if they know the meaning. यार अभी भी 7 लोगों का ये आंसर आया है, मतलब तुम लोग क्या बैठते हो, क्या करने के लिए बैठे हो क्लास में? ठीक है, आंसर्स मेरे को तुरंत चाहिए और सबके चाहिए. जो आंसर नहीं देगा, अब ठीक नहीं होगा, यू हैव टू रिप्लाई. आई वांट टू नो वेदर यू आर प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट. यू कांट टेक टेरिटरी जैसे वर्ड्स के लिए 5 मिनट 2 मिनट का टाइम ले रहे हो. ठीक है, तो ये होता है फोर्स. फोर्स का यूज यानी जबरदस्ती किसी के ऊपर मिलिट्री, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रेशर डालना, सिंपल वर्ड्स. फोर्स दो तरीके के होते हैं, ये ध्यान से सुनो, आपके शीट का पहला क्वेश्चन इसी में था. फोर्स दो तरीके के होते हैं, रिटॉर्शन और रिप्राइजल. दो तरीके के फोर्स हैं. रिटॉर्शन जो है वो लीगल है, रिप्राइजल जो है वो इलीगल है. पहले एक एक लेवल हम समझते जाते हैं. रिटॉर्शन इज लॉफुल,
रिप्राइजल इज अनलॉफुल। क्यों? रिटॉर्शन में क्या होता है? एडॉप्शन ऑफ अ होस्टाइल एक्ट, होस्टाइल मतलब क्या है? अनफेवरेबल। होस्टाइल एक्ट by one state as a measure of retaliation against the injurious act of another state। पहले तो ये समझे रिटॉर्शन और रिप्राइजल दोनों में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? दोनों में ही रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना? पहले किसी और ने कुछ काम किया है, फिर दूसरी कंट्री जो काम कर रही, तो दूसरी कंट्री के एक्ट को हम बोल रहे हैं रिटॉर्शन या रिप्राइजल, ठीक है? रिटॉर्शन क्या है? adoption of hostile act of by one state as a measure of retaliation against the injurious act of another state। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो है उन्हें कर्ब कर दिया है, डिप्लोमेटिक टाइज कम कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, या ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। पाकिस्तान ये बोलता है कि इंडिया से कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर, ठीक है? वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कंट्री को अलाउ करना पड़ेगा सारी कंट्रीज के लोगों को आने का। मतलब इट इज होस्टाइल एक्ट, अनफेवरेबल एक्ट है इंडिया के लिए, बट नेवरथलेस लॉफुल एक्ट है। इंडिया भी वही काम करता है, फिर इंडिया बोलता है अच्छा पाकिस्तान ने ऐसा किया तो आई विल ऑल्सो डू इट। तो इंडिया ऑल्सो पुट्स बैन ऑन ट्रेवल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया। तो दैट एक्ट ऑफ इंडिया विल बी कॉल्ड एज रिटॉर्शन। दैट एक्ट इज रिटॉर्शन। रिप्राइजल क्या है? रिप्राइजल इलीगल एक्ट ऑफ वन कंट्री, उसके जवाब में मैं भी इलीगल एक्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर एग्रीमेंट था, कोई किसी पे युद्ध जैसी चीज नहीं करेगा, सीज फायर एग्रीमेंट था, बट पाकिस्तान ने ब्रेक किया। पाकिस्तान ने ब्रेक किया तो उसको देख करके इंडिया ने भी ब्रेक किया कि चलो हम भी ब्रेक करते। तो द एक्ट ऑफ द कंट्री हियर इज रिप्राइजल, ठीक है? राइट? समझ में आया रिटॉर्शन एंड रिप्राइजल डिफरेंस? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, यूज ऑफ फोर्स बाय स्टेट्स, ठीक है? मतलब हम अभी फोर्स ही पढ़ रहे हैं कि कब वो फोर्स यूज करते हैं। तो जनरली तो ये बोला जाता है, नहीं ऊर्जा रिप्लाई तो आप कैसे भी कर लो, यहाँ कोई कानून थोड़ी ना है। आपकी लीगल एक्ट को मैं इलीगल से रिप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? युद्ध ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस पे ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा नियम नहीं है ये। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ में कोई नियम नहीं होता है कि पाकिस्तान ने ट्रेवल बैन किया है तो इंडिया ट्रेवल बैन ही करेगा। इंडिया जवन कर ले, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा कानून बाइंडिंग तो है नहीं कि इंडिया को पकड़ के जेल में बंद कर देंगे या पेनल्टी मांगेंगे। कौन मांगेगा पेनल्टी? नोबडी कैन डू इट। सो उसको उसको अपने जो अपन बाकी लॉ पढ़े वैसे मत देखो इसको, ठीक है? एक चीज तो ये समझो, ये स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, तो किसको पकड़ोगे? ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है, कभी कभी जो फोर्स है वो, जनरली फोर्स का यूसेज हम बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं करना चाहिए। बट कभी कभी फोर्स का यूज जो है वो अलाउड है। अलाउड यानी मतलब माना जा रहा है कि ठीक है। तो जनरल रूल ये बोलता है नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन मतलब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब सबको पता है क्या? यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन का वैसे रिवीजन करे होगे तो पता ही होगा, मैं तो बोला था करके आना क्लास में। yes, everybody has given yes but few have not given yes। so Kostabi, what is the meaning of sovereignty? You can speak, unmute and speak। पता है तो yes, नहीं पता है तो जवाब दें, नहीं तो ये जवाब दें कि आप पढ़े क्यों नहीं थे। बताओ फिर बेटा क्या आंसर है? वेरी गुड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी? कौस्तभी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपने सिर्फ यस बोला है, आपको मीनिंग बताना पड़ेगा।
ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, एक बार आप रिवीजन और करिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जनरल रूल तो यही बोलता है कि किसी को दूसरी कंट्री के मामले में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें जो किया है उसको सिंपल वर्ड्स में मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि जिसका जो मैटर है अपना काम करे, नाक ना लगाए दूसरी कंट्री किसी और के मैटर में। बट कुछ एक्सेप्शन है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में कर सकते हैं। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म होता है कि यार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स क्या होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। सॉरी, हाँ, ओके, आई डोंट नो, कुछ स्लाइड से मिसिंग लग रहा है, जस्ट अ मिनट, आई लेट मी चेक। अभी दिख रहा है ना ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स? ठीक है, तो ये ऐसे देख लो, फुल स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, तो नहीं दिख रहा था, बट ये दिख रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कब बोलते क्या है। पहला, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द थ्रेट एंड यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज एज अ सेंट्रल फीचर। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन में जो सेंट्रल फीचर है वो है मिलिट्री फोर्स का, या पावर का, या थ्रेट का, थ्रेट ऑफ यूजिंग मिलिट्री फोर्स का, ठीक है। थ्रेट भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं यूज ही करें। दूसरा, फिर इसमें यह होता है कि मैं किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करता हूं, उसकी कंट्री में मिलिट्री फोर्स भेजता हूं, उसकी टेरिटरी में एयर स्पेस में मिलिट्री फोर्स भेजता हूं। ये क्यों करता हूं मैं, वो तीसरे पॉइंट में दिया है। ऐसा क्यों करता हूं मैं? क्योंकि उस कंट्री में जो सिचुएशन है, उसके सिचुएशन के वजह से, उस कंट्री के सिचुएशन के वजह से मेरे को डायरेक्टली कुछ ना कुछ किसी तरीके का खतरा है, अगर ऐसा तो मैं करता हूं। यूएस हमेशा ये काम करता आया है। अफगानिस्तान में मिलिट्री फोर्स भेजेगा, बहुत सारी कंट्रीज में भेजेगा, इराक में भेजा पहले, बहुत सारी कंट्रीज में भेजेगा, और हमेशा कोई ना कोई चीज का ये बता के कि अगर ये नहीं किया तो उनको खतरा है। एंड सी, यूएस भेजता भी है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग इट्स अ टूथलेस बॉडी। टूथलेस बॉडी नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप कंट्रीज को कैसे गवर्न कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का नाम लेकर के या सहारा लेकर के कभी कभी पावरफुल नेशंस जो हैं वो दूसरे नेशंस पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, मिलिट्री अटैक, राइट। आइडियली ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ वैसी ही चीजों के लिए हो कि बाकी आसपास की कोई कंट्री है, जो भी कंट्री है, वहां पर कोई कोई जो रूल है वो पूरा ही बुरी तरीके से, मतलब डिसऑर्डर में है, डिक्टेटर है फॉर एग्जाम्पल, बहुत क्रूएल है, तो कोई दूसरी कंट्री उन वहां के लोगों की हेल्प कर सकता है यूजिंग द फोर्स, राइट। बट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दिस थिंग हैज नॉट हैपेंड। मतलब हमेशा लोग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का नाम लेकर के दूसरी कंट्री पे, कमजोर कंट्री पे वॉर कर देते हैं, पावरफुल नेशन, ठीक है। तो अभी तक के क्लियर है सब? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना थोड़ा डेफिनेशंस लिखनी पड़ेगी, लेकिन पहले लिखने पे ध्यान नहीं लगाना, पहले मेरे बोलने पर ध्यान लगाना। इसमें लिखी हुई हर बात नोट डाउन करने लायक नहीं है, क्योंकि आपको रटना तो है नहीं। तो अभी आप समझो कि क्या क्या है, क्या चीजें हमें करना है, ठीक है। जो काम की चीजें होगी वही हमें लिखना है। ट्रिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ट्रिटी समझते हैं। ट्रिटी का मतलब, फर्स्ट लाइन बस इंपॉर्टेंट है, इज अ फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। A treaty is formally concluded and ratified agreement between states. मैं आपको स्लाइड के बाद में लिखने का टाइम दूंगा। मुझे लगता है कुछ जो रट्टू तोता होते हैं फटाफट लिखना चालू करते हैं, जैसे ये एग्जाम में आने वाला है। फोकस हियर राइट नाउ। A treaty is formally concluded and ratified agreement between states. The term is used generically to refer to instrument binding at international law concluded between international entity, states or organization. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जैसे WHO वगैरह, उनके या किसी कंट्री के बीच भी हो सकता है ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब बोल रहा है दो पार्टीज के बीच में कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट। अब कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड की मीनिंग हमको समझना पड़ेगा। देखो, अभी मैं अभी ट्रीटी से हम चलते, जैसे कि क्या हुआ, इंडिया एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर मिलने वाले थे, बट यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिया की ट्रैवल कैंसिल कर दी बिकॉज ऑफ कोविड रीजन। तो ऑनलाइन वर्चुअल जो भी हुआ होगा, मान लो इंडिया एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर मिलते,
जनरली प्राइम मिनिस्टर वगैरह मिलते हैं तो दे साइन फ्यू एग्रीमेंट्स, राइट, ट्रिटी साइन करते हैं, हमने ये डील की, हमने ये डील की। तो क्या होता है, ट्रिटी मतलब जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सिग्नेचर, ठीक है, पढ़िए सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर पढ़िए। सिग्नेचर ऑफ अ ट्रिटी इज एन एक्ट by which a state provides preliminary endorsement of the instrument। मतलब अब देखो, दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अगर मिल रहे हैं तो उनके बीच जो ट्रिटी साइन हो रही, तो यार उसी समय, मतलब वो लोग तो इतने बिजी होंगे ना, आप लॉजिकली सोचो, उसी समय सारे टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी ना वो पढ़ करके साइन कर लेंगे, कितने सारे रेपरकशंस रहते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो वो प्रिलिमिनरी सिग्नेचर कर देते हैं कि यस वी एग्री टू डू दिस थिंग। इस प्रोसेस के बाद होता है रेटिफिकेशन का प्रोसेस। रेटिफिकेशन का प्रोसेस होता है फॉर्मल लॉ बन जाना दो कंट्रीज के बीच में, मतलब कुछ जो फॉर्मल लॉ या फॉर्मल एग्रीमेंट का साइन होना बोल सकते हो, जो हम नॉर्मल लूज लैंग्वेज में साइन बोलते हैं, वो सेकंड स्टेप में होगा, फॉर्मली होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इस सिग्नेचर को पूरा ठीक से पढ़ो आप। Signature of a treaty is an act by which a state provides a preliminary endorsement of the instrument. Signing does not create a binding legal obligation, but does demonstrate the state's intent to examine the treaty domestically and consider ratifying it. ठीक, ratification implies legal obligation unlike signature which implies only intention। ये मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। सिग्नेचर जो है प्रिलिमिनरी स्टेप है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता। उसके बाद कंट्रीज जो होती है, डिपेंड करता है, हर कंट्री के इंटरनल लॉ अलग अलग होते हैं, वो उसको रेटिफाई करेगा, रेटिफाई कर लेगा तो लीगल ऑब्लिगेशन दोनों कंट्रीज के बीच बन जाएगा। इज इट ओके? तो ये आप लिख लो, जो काम की चीजें हैं वो लिखना है, एक एक चीज मत लिखते चले जाना। आई होप ये ट्रीटी सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और देखो, मान लो इंडिया और यूके ने ट्रीटी साइन की, इंडिया ने रेटिफाई भी कर लिया, यूके ने रेटिफाई नहीं किया। अब यूके ने रेटिफाई नहीं किया तो वो फिर से वो हो जाएगा, इट कैन नॉट बी हेल्ड, मतलब इट इज नॉट लीगली बाइंडेड। तो बात यही है, इस वजह से भी ये भी एक रीजन होता है कि काफी बार ट्रीटी साइन हो गई बट आगे जाकर के कुछ भी नहीं हुआ उसमें, एक कंट्री भी कुछ नहीं करेगी तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। Done. Kindly tell me if signature, treaty signature and ratification सिंपल लैंग्वेज में क्लियर है कि क्या होता है, हमें अभी उतना ही समझना है। ठीक है, चलो अब बाकी चीजें अपन पढ़ते हैं। फिर रेटिफिकेशन मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार आप पढ़ लो। रेटिफिकेशन इज एन एक्ट बाय विच अ स्टेट सिग्निफाइज एन एग्रीमेंट टू बी लीगली बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रीटी। वही है, अब ये हो गया तो लीगली बाउंड हो गया। टू रेटिफाई अ ट्रीटी द स्टेट फर्स्ट साइंस इट, जैसे हमने पढ़ा, पहले वो ट्रीटी को साइन कर रहा है, एंड देन फुलफिल्स इट्स ओन नेशनल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट्स दैट ट्रीटी इनटू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। इस लाइन का मीनिंग मैं बता देता हूँ। अब यार ये रेटिफिकेशन होता क्या है? रेटिफिकेशन हो रहा है कि वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हर कंट्री का अपना नेशनल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट हो सकता है। नेशनल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट मतलब जो नेशनल लॉ मेकिंग बॉडी है, उनके अपने रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। उसके बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। उन 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 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, इतना समझ। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के जो यहाँ के रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना है। 2 स्लाइड के बाद वो रिक्वायरमेंट भी हमको समझ में आ जाएगा। अभी आपके लिए इतना काफी है, ठीक। अगली में चलते हैं, रिकॉग्निशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है रिकॉग्निशन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। State recognition signifies the decision of a sovereign state to treat another state or entity as also being a sovereign state। क्या बोल रहे हैं? एक सॉवरेन कंट्री दूसरी कंट्री को बोलती कि मैं मानता हूं कि तुम भी एक सॉवरेन कंट्री हो, तो उसे बोलते हैं रिकॉग्निशन। मतलब बोल रहे हाँ, मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि तू भी एक कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। उठाता हूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन उठा लेते हैं चाइना के केस में ये बहुत होता है, ठीक है। तो चाइना विल से कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। इंडिया विल से कि इंडिया एंड फ्यू अदर कंट्रीज कैन से नो इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री, मान लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, चाइना से ही गवर्न होता है, ठीक है।
देयर आर अदर पार्ट्स, ताइवान, राइट। तो बहुत से ना ऐसे डिबेटेबल पार्ट होते हैं, जैसे इंडिया के भी केस में देयर इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इंडिया सेज इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया का पार्ट है, एंड द वर्ल्ड सेज दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी पूरा वर्ल्ड नहीं, कुछ कंट्रीज ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। तो हो सकता है कि यूएस बोल दे, हो सकता है, मुझे नहीं पता यूएस ऐसे बोलता है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, हो सकता है यूएस बोल दे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हम उसे एज अ सॉवरेन कंट्री ट्रीट कर रहे हैं, वो वहां के लॉज अपने बना सकती है, और वहां हमें अगर कोई ट्रीटी साइन करना है तो हम डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से पर्टिकुलर ट्रीटी साइन कर लेंगे, उसके लिए इंडिया के पास जाने की जरूरत नहीं। इंडिया ऑन द अदर हैंड विल से नो, जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ माय कंट्री। देन देयर इज से अनदर कंट्री से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विल से नहीं नहीं हम भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो ये भी झगड़े हमेशा चलते रहते हैं। कोई ऐसा पार्ट होता है हर कंट्री में जिसको लेकर के आप कोई भी कंट्री पिक कर लो, वहां पे कुछ लोगों का मानना होगा कि हमें आजादी दे दो, हम इस कंट्री के पार्ट नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे इसी कंट्री के पार्ट है। पूरी दुनिया का देखने का नजरिया अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट। तो रिकॉग्निशन इज जस्ट दैट, एक सॉवरेन स्टेट दूसरे स्टेट को बोल रही कि आई रिकॉग्नाइज यू एज अ कंट्री। इसकी भी कोई डिफाइंड डेफिनेशन तो नहीं है ना, क्योंकि एक कॉमन लॉ नहीं है जो सब चीज को गवर्न कर रहा है। वी हैव जस्ट मेड गाइडलाइंस कैसे गवर्न होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्निशन बोल रहा है इधर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है और रिट्रोएक्टिव भी होगा। मतलब मैं हमेशा मैं पीछे जाकर के भी ये बोल सकता हूँ कि मैं तो तुम्हें हमेशा से ही आजाद मानते आया हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आपको लग रहा है कि कभी नहीं होता है तो उस सेंस में बोल रहा हूँ। हर कंट्री में ऐसे कुछ पार्ट है, इंडिया में ही जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर के ये पार्ट है, ये होता रहता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे पार्ट को चाइना क्लेम करेगा मेरा है, इंडिया क्लेम करेगा मेरा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यूएस की वो किसका है समझ रहा है, ठीक है, या किसी का भी नहीं है समझ रहा है। सो एवरी कंट्री विल हैव दोस काइंड ऑफ एरियाज, ठीक। तो दैट इज रिकॉग्निशन। एक्स्ट्राडिशन अगेन बहुत लंबी डेफिनेशन है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। अगर इंडिया से क्राइम करके कोई यूके भाग गया, इंडिया हैज अ राइट कि वो यूके को बोल सके कि उस क्रिमिनल को हमारे हवाले वापस कर दो। यूके कर देगा अगर दोनों कंट्री के बीच एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी मतलब अगर कोई क्राइम करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री भागता है तो दूसरी कंट्री वापस उसे उसे उस कंट्री में भेज देगी जहां पर उसने क्राइम किया है। यहां पर हम नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम क्राइम की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जो इंडियन नेशनल हो वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में क्राइम करोगे और वापस इंडिया आ जाओगे, तो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है बोले कि इंडिया को बोल दे कि इसको वापस भेजो, मेरी कंट्री में क्राइम करके भागा है। Extradition is not related to nationality, it is related to place where you are committing a crime और दूसरी कंट्री में भाग रहे हो। तो दोनों कंट्री के बीच अगर एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है तो वो कंट्री आपको वापस लौटा देगी, नहीं है तो उस कंट्री पे डिपेंड करता है, चाहे तो लौटाएगी चाहे तो नहीं लौटाएगी, ठीक है। When someone is extradited, usually he or she is surrendered by the government of one country to the auspices of second nation that petitions this surrender। देखो कितनी भयंकर डेफिनेशन लिखी होती है लॉ में। ये क्या बोल रहा है पता है, जब यूके इंडिया में इंडिया से क्राइम करके भागे हो मान लो, है ना, तो जो तो गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री मतलब यूके हुआ वहां पर। when someone is extradited he or she is surrendered by the government of one country, मतलब आप यहां से क्राइम करके यूके भागे हो तो वो पहली लाइन बोल रहा है कि आप सरेंडर, यूके आपको सरेंडर करेगा दूसरे नेशन को यानी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने पेटिशन फाइल किया था सरेंडर का। He is surrendered by the government of one country to the auspices of a second that petitions this surrender, जिसने पेटिशन किया था, रिक्वेस्ट की। This second nation has the authority to prosecute the individual according to its criminal law। अब आप इंडिया में क्राइम करके भागे हो, इंडिया वापस आ गए, इंडिया अपने लॉ के हिसाब से आपको वो करेगा, ट्रीट करेगा, ठीक है। इन मोस्ट केसेस दोनों कंट्रीज के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी, अदरवाइज हो सकता है कि एक्स्ट्राडिट ना हो। एक्स्ट्राडिशन का मतलब है सरेंडरिंग ऑफ वन पर्सन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, ठीक है, राइट। ट्रीटी के कुछ और वर्ड्स है, इंटरनेशनल पार्लेंस में इन्हें एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, कोवेनेंट, कन्वेंशन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
एक्सचेंज ऑफ लेटर्स मिस हो रहा था, वो भी लिख लो। चलो, ये इनमें से कुछ चीज आपको हो गया। ये स्लाइड में आगे बढ़ जाऊं? ठीक, अब ये आते हैं सिग्नेचर, हमने देख लिया था। अब आते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, सुप्रानेशनल लॉ। बहुत सिंपल है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंटिटीज। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? बोल रहा है सारी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, सेम वे में सारी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी लॉ जब बोल रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, यानी सारी कंट्रीज विल बी गवर्न्ड बाय द सेम प्रिंसिपल। जैसे लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, लॉ ऑफ वॉर्स, ठीक है। तो ये जो सारे लॉ बने हुए, वॉर से रिलेटेड लॉ, सी से रिलेटेड लॉ, सी का पानी जो है, वाटर है, वो किस तरीके से गवर्न होगा, किस कंट्री पे उसका हक है, ये सब कॉमन बने हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि यूएस और इंडिया के बीच कुछ ट्रिटी साइन हुई है तो उनके लिए कुछ अलग लॉ है, नहीं। लॉ ऑफ सी इज कॉमन, लॉ ऑफ वॉर इज कॉमन। हाँ, इनके अलावा दो कंट्रीज और भी कुछ कर सकते हैं डिटेलिंग, तो वो हो सकता है, बट दैट शुडंट बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सी। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? ये दो या तीन या चार या पांच कंट्रीज के बीच में ही है बस। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स विच लीगल सिस्टम एंड जुरिस्डिक्शन अप्लाई टू अ गिवन डिस्प्यूट। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट इन नेचर है। ओके, इंपॉर्टेंट है सुप्रानेशनल लॉ, इसको पढ़ो। सुप्रानेशनल लॉ इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ wherein nations explicitly submit their right to make judicial decisions by treaty to a set of common tribunal. European Union law is an example of supranational law. यहां पर क्या हो रहा है? सुप्रानेशनल लॉ में बहुत सारे स्टेट्स मिलकर के एक बॉडी बना लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर के एक बॉडी बना लिए और वो अपने राइट भी सबमिट कर दिए हैं कि हम सब नेशंस मिलकर के जो बॉडी बनाए हैं, वही हमारे लिए सारी चीजें, जुडिशियल डिसीजन है, वही हमारे लिए पास करे। ठीक है, तो अब जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या है? यूरोपियन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ द नेशंस। यूरोप की कंट्रीज जो है एक साथ मिलकर के एक साथ हो गई हैं, और इनको गवर्न करने के लिए कॉमन लॉज बनाए गए हैं, एंड देयर इज अ सेपरेट बॉडी जहां पर सारे डिसीजंस होते हैं। तो ये वही चीज कह रहा है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेयर इन नेशंस एक्सप्लिसिटली, मतलब अपनी मर्जी से अपने राइट जो है टू मेक जुडिशियल डिसीजन, अपने जो राइट है वो कोई कॉमन ट्रिब्यूनल को दे देते हैं। तो 25 नेशन मान लो एक साथ है, तो 25 नेशंस मिलकर के एक ट्रिब्यूनल बना लिए। दैट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब लॉ मेकिंग बॉडी हो गई, वो बना लिए, और सारे जुडिशियल डिसीजन से वही बॉडी लेगी। ये इस तरीके की बात होगी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इसका एग्जाम्पल है। ये जनरली इसलिए बनाया जाता है ताकि कंट्रीज के बीच में जो जैसे कि यूरोपियन यूनियन क्यों बना था, क्योंकि ये इकोनॉमिक बेनिफिट भी चाहते थे और यूरोप में कल्चर कॉमन है, तो उसको भी सिंक करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहते थे। इन्हें ये लगा था कि लगता था कि डॉलर जो है वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है। इफ ऑल द नेशंस जॉइन हैंड टुगेदर ऑफ यूरोप एंड दे कम आउट विद अ कॉमन करेंसी, तो डॉलर जो सबसे पावरफुल करेंसी है उसके बदले इनकी करेंसी सबसे पावरफुल हो जाएगी। इस वजह से इन्होंने एक कॉमन ये बनाया यूरोपियन यूनियन, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कॉमन रखा। दो कंट्रीज के बीच में आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इजीली हो सके, करेंसी डिनोमिनेशन कॉमन रखा, काफी सारे लॉज कॉमन है। तो because they said कि because कि they wanted to establish a currency that is as powerful as dollar or perhaps more powerful, and then there were other reasons also for that, but the primary reason was related to this. ठीक है,
Okay, is quad group part of is example of supranational? See, quad group is not part of supranational. It's an informal वो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और जो कंट्रीज है इंडिया, इनको इनको गवर्न करने के लिए एक इन्होंने कॉमन बॉडी बना दी। टू कुछ पार्ट के लिए हो सकता है, बट सारी चीजें यहाँ पर नहीं हो रही है। इट इज नॉट परफेक्टली सुप्रानेशनल, इट्स मोर ऑफ एन बोलना चाहिए कि ट्रिटी या कन्वेंशन जैसे है चार कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मोनिस्ट एंड डुअलिस्ट, इसको समझेंगे हम लोग अभी। ये क्या होते हैं? अभी हमने रेटिफिकेशन में पढ़ा था ना कि नेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट, नेशनल लेजिस्लेटिव की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, वो होता है मोनिस्ट और डुअलिस्ट। मैं समझा रहा हूं, फिर आप उसको लिखिएगा। मोनिस्ट स्टेट क्या होता है? अभी तक के सब क्लियर है? यस, आगे बढ़ जाए ना यहाँ पर। बढ़ जाए आगे, कोई डाउट किसी को? ठीक है, मोनिस्ट स्टेट क्या होती हैं? इन मोनिस्ट स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ नीड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू नेशनल लॉ। mere ratification of international treaty incorporates international law into national law। अभी क्या है, कंट्रीज अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। एक है मोनिस्ट, एक है डुअलिस्ट। तो मान लो इंडिया है जो यूएस यूके के साथ कोई ट्रीटी साइन करके आए, सिग्नेचर बस हुआ है, रेटिफिकेशन उसका होना है, ठीक। तो रेटिफिकेशन के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, मोनिस्ट कंट्री का अलग होता है और डुअलिस्ट का अलग होता है, ठीक है। तो in monist, simple ratification of international treaty incorporates international law into national law। मोनिस्ट नेशन में ये हो रहा है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन सब मीट हो रहे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन से कंट्री एग्री कर रही है, जो भी ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशन है उससे एग्री कर रही है, और सारे जो भी छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स होंगे वो पूरे हो गए हैं, तो जो ट्रीटी था वो नेशनल लॉ में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जो ट्रीटी के लॉ थे वो इंडिया के डोमेस्टिक लॉ में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इंटरनेशनल लॉ, जो ट्रीटी में जो लॉ लिखे होंगे वो डायरेक्टली इंडिया के नेशनल जज अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन्स भी जाकर के उस पे बोल सकते हैं कि उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है, वो अब मेरी कंट्री का लॉ बन गया है, उसको यूज करके वो कोई जजमेंट की मांग कर सकते हैं, ठीक। डुअलिस्ट में क्या करना पड़ता है? डुअलिस्ट आप समझोगे तो मोनिस्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। डुअलिस्ट में इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई तभी होगा जब कंट्री का नेशनल लेजिस्लेशन, मतलब इंडिया में लोकसभा राज्यसभा, फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रीटी साइन हुई तो वहां पर भी उसको पास होना पड़ेगा, मतलब वहां पर लोकसभा राज्यसभा में अगर उसे पास करेंगे तभी वो नेशनल लॉ में आ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ हैज टू बिकम नेशनल लॉ, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इंडिया मान लो डुअलिस्ट कंट्री है, मान लो अगर डुअलिस्ट कंट्री है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रीटी साइन करके आ गए, उसको बाकी रेटिफाई भी कर लिया, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस रेटिफिकेशन की अगर इंडिया का लेजिस्लेशन उसे पास नहीं करता है। इंडिया का जब लेजिस्लेशन उसे पास करेगा तो वो लॉ अब इंडिया के नेशनल लॉ का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि डुअलिस्ट नेशन में नेशनल लॉ को चेंज करना पड़ेगा, तभी यहां पर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, राइट। मोनिस्ट स्टेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा वहां पर है तो उन्हें वो लॉ को पास करना पड़ेगा। मोनिस्ट नेशन में दोनों लॉ ऑटोमेटिकली, इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक लॉ के पार्ट बन जाते हैं। सिंपल अगर हम देखें तो अगर कोई कंट्री मोनिस्ट है तो वो इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल ट्रीटी कोई साइन कर रही है तो उसमें जो क्लॉज है वो ऑटोमेटिकली उसके डोमेस्टिक लॉ में भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। डुअलिस्ट में चेंजेस करना पड़ेगा, नेशनल लेजिस्लेशन उसे पास करेगा तब, ठीक। आपके लिए अभी इतनी ही डेफिनेशन काफी है।
आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है वो ये कि कोई भी मतलब देर आर वेरी फ्यू नेशंस जो पार्टली जो प्योरली मोनिस्ट या डुअलिस्ट है। अच्छा, इनकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि मैं मोनिस्ट हूं, मैं डुअलिस्ट हूं। ज्यादातर कंट्री अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हैं। That's why we cannot say that this country is a pure monist in nature. Most of the nations are partly monist and partly dualist in nature. It has to be remembered that there is no clear-cut principle which suggests that international law prevails over national law or vice versa. कभी-कभी conflict हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ में जो चीज बोली होती है वो मेरे इंडिया के लॉ के अगेंस्ट में जा रही है या उससे उसके अलाइंड नहीं है, तो पता नहीं कौन सी चीज का वेटेज ज्यादा होगा। कुछ कंट्रीज नेशनल लॉ को वेटेज देंगी, कुछ कंट्रीज इंटरनेशनल लॉ को वेटेज देंगी। जैसे जो डुअलिस्ट नेशन है वो बोलेंगे नेशनल लॉ का वेटेज है, तभी तो वो इंटरनेशनल लॉ को चेंज करके इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। मोनिस्ट बोलेगा कि इंटरनेशनल लॉ का वेटेज है। तो डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। इसका कोई डिफाइंड प्रिंसिपल नहीं है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को लगने लगे फिर कैसा करेंगे भाई, लॉ ऐसा ही है, आप डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर सो मेनी सिचुएशन, सो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड इंटरेस्ट किसका किसमें है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है मोनिस्ट डुअलिस्ट में, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इनफैक्ट ये आपके बुक में भी टर्म नहीं दिया था, ये मैं एक्स्ट्रा आपको ये टर्म करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ सी में। सिंपल है बहुत। लॉ ऑफ सी कन्वेंशन क्या है? The law of sea conventions defines the rights and responsibilities of nations in their use of the world's ocean, establishing guidelines for businesses, environment and management of marine natural resources. समाद्रिता, मैं आपको अभी भी बोला हूं कि कोई कंट्री ऐसे बोलता नहीं कि मैं मोनिस्ट हूं या डुअलिस्ट हूं। इतनी देर से मैं क्या बता रहा था? इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। देयर इज नो रिटन प्रिंसिपल कि आई एम मोनिस्ट या डुअलिस्ट। जिसमें मेरा फायदा मैं वो कर लूंगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कि क्या मैं मोनिस्ट से डुअलिस्ट हो सकता हूँ, जो कोई डिफाइंड चीज नहीं है। दीज आर जस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम पॉलिटिकल उसमें पढ़ते हैं ना कि डेमोक्रेसी एक स्ट्रक्चर है, सोशलिस्ट एक स्ट्रक्चर है। अब इंडिया अपने आप को सोशलिस्ट बोलता है लेकिन हर सेंस में सोशलिस्ट तो नहीं है ना। तो दीज आर मियर डेफिनेशंस, नथिंग मोर देन दैट। सो इसको एकदम ऐसे प्रिंसिपल लगाने जाओगे तो कभी नहीं लगेगा। मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूं। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ सी क्या है? जो ओशन वाटर है, जो सी वाटर है, उसका यूसेज कैसे होगा, किस कंट्री का हक है उसमें, किस कंट्री का हक है तो वो उस हक का कितने क्या इस्तेमाल कर सकता है, ऑल दोस थिंग्स। द लॉ ऑफ सी related to the oceans and water bodies that are international in nature. ठीक है, the convention set the limit of various areas measured from a carefully defined baseline. अब क्या है, इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं। इंडिया का हक इंडियन ओशन में कहां तक है उसको डिफाइन करने के लिए एक बेसलाइन बना दी गई। बेसलाइन मतलब समझ रहे हो ना आप? इमेजिन करो, जो इट्स अ लाइन, इट्स अ लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन। ठीक है, राइट। अच्छा, बेसलाइन जो है सारी चीजें बेसलाइन से मेजर होगी कि इंडिया का कहां तक के हक है। तो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव डिफाइंड अ पर्टिकुलर बेसलाइन, उस बेसलाइन से कितने किलोमीटर आगे तक के इंडिया का पानी जो है, वाटर जो है, वो इंडिया का माना जाएगा। बेसलाइन मतलब जहां से मेजरमेंट स्टार्ट होगा। ओके, अब देखो वाटर है, वाटर तो ऐसा नहीं है ना कि एक सीधी लाइन में खींच लिया हूं, बेस लाइन में अगर कुछ बना लिया हूं तो उसके दूसरी तरफ ही वाटर रहेगा। उसके अंदर के तरफ, बेस लाइन के अंदर के तरफ जितना भी पानी का बॉडी है, वाटर है, इंडियन ओशन की भी जो बेस लाइन होगी उसके उसके इंडिया के तरफ, जो इंडिया की बेस लाइन है इंडियन ओशन में, उस बेस लाइन में इंडिया के तरफ जितना भी वाटर बॉडी होगा
दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल वाटर ऑफ इंडिया। इंटरनल वाटर ऑफ इंडिया में इंडिया जैसा चाहे नियम बना सकता है, वो उसका पार्ट है, और वहां पर कोई भी फॉरेन वेसल का हक नहीं है। कोई भी फॉरेन वेसल्स मतलब शिप बोट किसी भी चीज का कोई हक नहीं है कि वो इंडिया के इंटरनल वाटर्स में आ सके। ठीक है, राइट। तो आप सोचो, इमेजिन करो, बेस लाइन यानी आपके घर की बाउंड्री हुई। बेस लाइन क्या हुआ? आपके घर की बाउंड्री हुई, समझ लो। ठीक है, बाहर की जो बाउंड्री वॉल है दैट इज योर बेस लाइन। उसके अंदर का जितना एरिया है वो आपका है। आप बोल रहे हो कि यार ये एरिया मेरा है, यहाँ पर कोई ऐसे ही कोई भी फॉरेन व्यक्ति ऐसे थोड़ी घूमते फिरते आ जाएगा। लैंड के रिस्पेक्ट में वैसे इमेजिन कर लो। ठीक है, राइट। बट बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग इधर उधर है, इट्स नॉट सॉलिड इन नेचर, सो इस केस में थोड़ा सा अलग वे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल वाटर। पहला है इंटरनल वाटर। उसके बाद होता है टेरिटोरियल वाटर। तो बेस लाइन के अंदर का तो पूरा पार्ट इंडिया का है, जैसा लॉ बनाना है बनाए। अब बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स या 22 किलोमीटर्स, दोनों यूनिट्स में देखा जा सकता है, क्योंकि 12 वाटर में जनरली नॉटिकल माइल्स के रेफरेंस में सब चीजें मेजर होती है, स्पीड हो या डिस्टेंस हो। तो टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि 22 किलोमीटर के बराबर होता है। सॉरी, टेरिटोरियल वाटर किसे डिफाइन बोलते हैं मैं वो बता रहा हूँ। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स या 22 किलोमीटर दूर तक के जितना पानी है, दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। राइट, मतलब आपकी घर की बाउंड्री से, आप बोल रहे हो मेरी घर की बाउंड्री से 100 मीटर दूरी तक के जितनी जमीन है, 100 मीटर तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 40 फीट की दूरी तक के जितनी जमीन है, उस जमीन में मैं अपने हिसाब से पेड़ पौधे उगा रहा हूं। हाँ, दूसरे लोग वहां से आ जा जरूर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसी चीज। टेरिटोरियल वाटर इज द डिस्टेंस ऑफ 12 nautical miles or 22 kilometers from baseline. Here also coastal state is free to set laws, regulate use and use of any resource. तो कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर होता है, इंटरनल वाटर पे तो पूरा उसका लॉ चलता ही है, टेरिटोरियल वाटर में भी उसका लॉ चलता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर से दूसरी कंट्री के वेसल्स पास हो सकते हैं, इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज का मतलब क्या होता है? वेसल्स आर अलाउड इनोसेंट पैसेज टू द टेरिटोरियल वाटर। इनोसेंट पैसेज आपको जैसे नाम से लग रहा होगा, अगर कोई शिप जो है, जो श्रीलंका से चाइना जा रही है, तो हो सकता है इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से होते हुए जाए, देवर जस्ट ट्रेवलिंग एंड एक पासर बाय के तरीके से यूज हुआ, इनोसेंट पैसेज के तौर पे यूज हुआ, जाने का रास्ता और कुछ नहीं। पासिंग थ्रू वाटर इन कंटिन्यूअस मैनर, दैट इज टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, अब इसके आगे आता है कंटिन्यूअस जोन। कंटिन्यूअस जोन क्या है? ये टेरिटोरियल वाटर पे तो कंट्री पूरे तरीके से अपने लॉ बना रही थी, कैसे लॉ को रेगुलेट करना है सब अपना था, सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रही थी। कंटिन्यूअस जोन में लिमिट हो जाती है लॉ में। ठीक है, ये अनदर 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर से। तो टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल्स यानी बेस लाइन से कितना हो गया? कंटिन्यूअस जोन की डेफिनेशन बेस लाइन से कितनी हो गई बताओ? 24 नॉटिकल माइल्स। वेरी गुड। बेस लाइन से टेरिटोरियल वाटर 12 और टेरिटोरियल वाटर से कंटिन्यूअस जोन अनदर 12। तो बेस लाइन से टोटल कितनी हो गई? 24 नॉटिकल माइल्स। तो देखना होगा क्वेश्चन क्या पूछा है, उस हिसाब से आप मार्क करना। ये क्लियर है कि नहीं सबको? 24 तीन लोगों ने, चार लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है? is the distance of another 12 nautical miles from the territorial waters where state enjoy rights in enforcing the laws, namely for customs, taxation, immigration and pollution. ठीक है, if the infringement started within the state's territory or territorial water, or if this infringement is about to occur within the state's territory or territorial water. ये भी हमेशा नहीं बनाते, ये भी हमेशा नहीं बना रहे हैं, ये यूज तो कर ही सकते हैं बट लॉ नहीं है। बट अगर स्टेट को डर है कि कोई दूसरी कंट्री आकर के उस पे इन्फ्रिंज कर देगा उस एरिया में, क्योंकि ये एरिया इंडिया का ही है, लॉज उतने उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है,
बट इंडिया को अगर डर है कि कोई और कंट्री आकर के कैप्चर कर रहा है, तो दे कैन से कि भाई इन चीजों में के लिए तो मैं अपने लॉ बना रहा हूं, ठीक है, राइट। तो इट इज कंटिजियस जोन, मतलब आप इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखें, लिमिटेड राइट्स हैं, ठीक। उसके आगे आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन के डिस्टेंस तक के जितना पानी है, उसमें इंडिया का हक है, सॉवरेन राइट है, लॉ नहीं है, सॉवरेन राइट है। इंडिया बोलेगा कि मेरा ही पानी किन चीजों के लिए, फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग एंड कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इतने डिस्टेंस पर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उस पर बोल रहा है इंडिया की मेरा हक है, लॉ नहीं है ये पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री बहुत, मतलब जो दो नेशंस है वो क्लोज है, उनके बीच पानी ही उतना नहीं है फॉर एग्जांपल कि दोनों कंट्री को 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ ईईजेड मिले। समझ सकते हो ना। मान लो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है 300 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, ठीक। तो इंडिया बोलेगा कि मेरा भी 200 नॉटिकल माइल्स, श्रीलंका बोलेगा मेरा भी 200 नॉटिकल माइल्स, तो कैसे चलेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मिड पॉइंट जो होता है उसको, उससे डिवीजन होता है, मतलब इंडिया को 150 नॉटिकल माइल्स मिलेंगे, श्रीलंका को 150 नॉटिकल माइल्स। अब ये नहीं देखा जाएगा कि इंडिया बड़ी कंट्री तो उसको ज्यादा दे दें, ठीक, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंटरनल वाटर में कोई फॉरेन वेसल इनोसेंट पैसेज भी नहीं कर सकता, टेरिटोरियल वाटर्स में वो अलाउड होता है, कंटीजियस और ईईजेड में तो अलाउड है ही है। कंटीजियस जोन में लॉ जो होते हैं वो लिमिटेड इन नेचर होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई लॉ नहीं है, बट इट इज अ सॉवरेन राइट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, इट adjudicates disputes among nations on questions of public international law। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के केस में जो जुरिस्डिक्शन होगा वो होगा आईसीजे में। आईसीजे इज सिचुएटेड इन द हेग, नेदरलैंड्स, ठीक। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये देखिए, जो जो मैटर होगा, एग्रीमेंट ब्रेक होता है, कुछ ट्रीटी ब्रेक होती है, लॉ ऑफ सी से रिलेटेड कोई इशू है, तो आईसीजे के पास जा सकते हैं। आईसीजे में 15 जजेस होते हैं, ठीक। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है। 15 जजेस में कोई इंडियन जज है क्या, आपको पता है क्या, राइट नाउ इज देयर एनी इंडियन जज। दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी इज द इंडियन जज जो आईसीजे में अभी 15 जजेस में से एक हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, आई थिंक इट 1999 या 2000 में ये बना था। और जो क्रिमिनल वाले जो केसेस होते हैं वॉर से रिलेटेड, जनरली वॉर से रिलेटेड जो केसेस हैं वो यहाँ पर जाते हैं। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन टू हैंडल केसेस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड इज अ सक्सेसर टू न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स। आप ये मत सोचना कि इंडिया से मर्डर करके यूके चले गए तो आपको आईसीसी कोर्ट में कुछ मिलेगा, वहां कुछ नहीं होगा, इंडिया में ही आपका जजमेंट पास होगा, ठीक है। तो ये क्रिमिनल लॉ का मतलब ये मत सोच लेना यहाँ से चोरी करके यूके भागे, पकड़ करके इंडिया आपको आईसीसी लेके जाएगा, ऐसे में तो मर जाएगा आईसीसी, सब केसेस वही हैंडल करेगा। सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो 4 चीजों में हैंडल करता है, इनमें जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, द क्राइम ऑफ एग्रेशन। जेनोसाइड मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी के पर्टिकुलर जीन को लेकर के मैं बोल रहा हूँ इनको पूरा खत्म कर दो, जैसे जर्मनी में हुआ था हिटलर के समय, ठीक है। जो नाजीज थे, दे सेड दैट कि जूइश पीपल को खत्म कर दें, उनके खिलाफ बहुत सारे क्राइम करे, तो दैट इज जेनोसाइड अगेंस्ट वन पर्टिकुलर, बोलना चाहिए कम्युनिटी, दैट, ठीक है। वॉर क्राइम्स, युद्ध हो गया दो कंट्रीज के बीच में, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनके अगेंस्ट कुछ क्रुएल्टी किया, जो वॉर ऑफ क्राइम्स। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आ जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल कोई कंट्री में डिक्टेटर है और वो अपनी कंट्री के लोगों को बहुत क्रूएल वे में बिहेव करता है, तो अब ये कोई और कंट्री के साथ तो वॉर नहीं है, बट उस डिक्टेटर को कौन पनिश करेगा,
अगर ये पाया गया कि किसी ने ऐसा किया, जो कि हुआ भी है, ठीक है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर वन अफ्रीकन कंट्री वहां के डिक्टेटर के अगेंस्ट क्राइम्स ऑफ ह्यूमैनिटी में वो हुआ था, शायद रॉबर्ट मगाबे के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज दैट काइंड ऑफ थिंग, द क्राइम ऑफ एग्रेशन इज वॉर। तो स्पेसिफिक टू दिस है, इंडिविजुअल केसेस नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में काम कर सकता है। सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया है भाई, क्या बात है। नहीं समझ में आया क्या बाकियों को? ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप में से आधे लोग शायद सुने नहीं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी रिट्रोस्पेक्टिव वे में भी काम करती है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? अगर 2011 में ट्रीटी बनी है और पहले कोई क्राइम किया है तो उसे भी भेजा जा सकता है। मतलब इट्स नॉट दैट कि आज की डेट के बाद से जो क्राइम होगा उसके लिए रिट्रोस्पेक्टिव भी काम करेगी। इट डजंट मैटर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट। अच्छा, सिर्फ 6-7 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी लोग आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है, आप बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है कि आगे बढ़ूं मैं? ठीक, तो दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज ऑन रिकॉग्निशन।
ओके, आधे लोगों का आंसर गलत है, आधे लोगों का सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देर इज नो इम्प्लीकेशन। अब यार मतलब आप लोग कई बार ना अजीब से जवाब देते हो। अभी देखो एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल तो रिकॉग्निशन का, एक्सप्लेनेशन देखो, रिकॉग्निशन कैन ईदर बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। इफ फॉर्मल देन देयर इज अ स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट from which one may assume that the entity is recognized for other purposes also। तो फॉर्मल में एक स्टेटमेंट होता है, इनफॉर्मल रिकॉग्निशन क्या होता है? Informal में the recognition of sovereignty is made which is extrapolated and has the same effect as formal recognition। For informal recognition, some act on part of the recognizer is necessary which acknowledges the authority of the recognized state। मतलब कुछ ऐसा काम इंडिया करे, डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे, बट ऐसा काम करे जिसमें कि साबित हो जाए या लग रहा है कि वो दूसरी कंट्री की अथॉरिटी को मान रहा है। यह क्या हो रहा है, कितने बेवकूफ हो गए तुम लोग, मतलब कई बार तो मुझे अजीब सा लगता है। ये इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कोसोवो येट, बट अ शिप रजिस्टर्ड इन कोसोवो, एक शिप जा रही है कोसोवो के, किसी आदमी को आप हाथ दिखा के टाटा कर दोगे तो ये इंडियन गवर्नमेंट वो ये नहीं बोल देगी कि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। एक शिप जो कोसोवो में रजिस्टर्ड है, उसके पास अथॉरिटीज के डॉक्यूमेंट है, मतलब आप जो हो इंडिया का लाइसेंस लेकर के या पासपोर्ट लेकर के दूसरी कंट्री में घूम रहे हो, आपकी टक्कर किसी इंसान से होने वाली थी, उस इंसान ने आपको हाथ दिखाया, भाई बच जा करके, आपने हाथ दिखाया, बच गया, और आप बोल रहे हो इंडियन स्टेट, दूसरी कंट्री की ने इंडिया को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर दिया। क्या है ये? इंडियन नेवी की शिप ने हाथ दिखाया, अरे क्यों दिखाया, वो दिया हुआ है, अवॉइड टू अवॉइड द कोलिजन। व्हाई वुड सी बी द आंसर? एंड व्हाई वुड बी बी द आंसर? इट अमाउंट्स टू इंडिया रिकॉग्नाइजिंग। अब फैक्ट्स पढ़ के आपको समझ में आ रहा है फैक्ट आपको? एक शिप जो वहां पे रजिस्टर्ड है, वो आ रही थी, इंडियन नेवी ने उसे सिग्नल दिया, उन्होंने सिग्नल दिया क्योंकि कोलिजन होने वाला था, हॉर्न बजा दिया होगा, पता नहीं क्या किया इन्होंने, तो आप बोल रहे हो कि दोनों रिकॉग्नाइज कर लिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स हम कितने सिली होकर, या तो हमको समझ में ही नहीं आती अंग्रेजी, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बट देन अगर आपको समझ में आ रहा है तो मतलब हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं। Is there any problem after I explained? Sorry, मतलब मैं थोड़ा हार्श होके बोल रहा हूँ, but then that is the reality। मतलब आप ठीक से फैक्ट पढ़ोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। Any doubt? जिनका गलत था वो बताएं, जो सी और बी बोल रहे थे। ए वाले जो थे वो तो ठीक है, मेरे को लगता है फिर नाम से ही पूछना पड़ेगा। गजब हो यार तुम लोग। राशि नांदुरकर, तन्मय जैन, कौस्तभी, भैया अब से मैं नाम नहीं लूंगा ना, तो ये मत बोलना हमारा ध्यान नहीं रखा जाता है क्लास। I want response from everyone who has not responded, whether I can go ahead or not. Now I will focus only on 4 students, otherwise those who are responding. Vidhi Srivastav, are you there in the class? Kaustabi, are you there in the class? Prince Sharma, you never respond. Are you there in the class? तो कौस्तभी आप बताओ, मैं कितनी बार बोलूंगा कि आप लोग को रिस्पॉन्ड करना होगा? आपको यस और नो लिखने में क्या जाता है, मतलब मैं भी ऐसी बैठ जाता हूं आपसे, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। प्रिंस शर्मा, आर यू देयर इन द क्लास? आई एम रिमूविंग यू। Who else is there? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के सही आंसर देना आप। इजी है क्योंकि क्वेश्चन, डिफिकल्ट होता तो मैं नहीं बोलता।
ऑलराइट, आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, जो भी आपका आंसर है डालिए। आदित्य सिंह, आर यू देयर इन द क्लास? काइंडली आंसर, और इसका आंसर भी चाहिए अगर आप हैं तो। बाकियों से भी आंसर चाहिए, जो भी आपका आंसर है, गलत हो तो गलत डालिए। आदित्य सिंह, आपका कभी आंसर क्यों नहीं आता फिर? ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी थी अभी, और एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है अगर ओवरलैप हो रहा है किसी कंट्री के साथ तो मिड पॉइंट को माना जाएगा, मिड पॉइंट से रेफर करेंगे अगर ओवरलैप हो रहा है तो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 4000 नॉटिकल माइल्स लंबी है और कंप्लीटली स्ट्रेट है, तो उसका EEZ क्या होगा? अगर लेंथ मुझे दे दी है 4000 और मुझे ब्रेथ दे दी है 200, तो माय एरिया विल बी 8000 स्क्वायर माइल्स। लेकिन अगर किसी और कंट्री का ओवरलैप है तो वो उतना नहीं होगा, तो आंसर इज बी, विच कवर्स एवरीथिंग। इट विल बी 8 लाख स्क्वायर माइल्स, square nautical miles, only if the exclusive economic zone of India doesn't overlap with that of any other country. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बहुत ही छोटा है, हमें 3 टर्म्स बस पता होने चाहिए और उनमें डिफरेंस। पहला टर्म है पेटेंट्स। व्हाट इज पेटेंट? ठीक है, तो अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। अगर मैंने कोई चीज इन्वेंट की है, वो इन्वेंशन प्रोडक्ट का भी हो सकता है या कोई प्रोसेस का भी होता है, हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट यानी मैंने कोई नई चीज ही बना ली है, या प्रोसेस, प्रोडक्ट तो वही है लेकिन उसको बनाने का कोई नया प्रोसेस निकाला है जिससे वो ज्यादा जल्दी बन रहा है या ज्यादा बेटर बन रहा है, वॉट, तो उसका भी पेटेंट हो सकता है। ठीक है, इट इज यूजुअली अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। कोई एकदम नई चीज मैंने निकाली है या कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नया तरीका है, तो दीज थिंग, इन चीजों के लिए मुझे पेटेंट मिल सकता है। ठीक है, जो पेटेंट होता है दैट इज गवर्न्ड बाय द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। A patent is granted to the inventor of a patentable invention for manufacture or sale of the article। ठीक है, पेटेंट मिलता है तो अगर मैंने कुछ नई चीज बनाई है, मैं अगर पेटेंट करवा रहा हूं तो मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग का मिल सकता है, यानी मैं ही बना सकता हूं या मैं ही बेच सकता हूं, उस किसी चीज के लिए मिल सकता है। ये 20 ईयर्स के लिए मिलता है, 20 ईयर्स के लिए मिलता है। ठीक है, अगर मेरे पेटेंट की हुई चीज को कोई यूज कर रहा है तो उसे मुझे कोई फी पे करेगा, कमीशन या रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना चीज हमें जानना है, 20 ईयर्स और होता क्या है। फिर अगला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो होता है वो आर्टिस्टिक चीजों के लिए किया जाता है। कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑथर्स, परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स ओवर देयर वर्क। यानी मूवी कोई बनाया है तो मूवी के कॉपीराइट होंगे, बुक लिखा है तो उस ऑथर को कॉपीराइट के, मतलब ही कैन से कि मैंने जो चीज मेरी ओरिजिनल है उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ही विल बी एंजॉइंग द कॉपीराइट ओवर दैट। या कोई नया म्यूजिक है, सॉन्ग कंपोज जो किया है उसके लिए, व्हाटएवर आर्टिस्टिक वर्क, उनमें कॉपीराइट एक्ट होता है, उनका पेटेंट नहीं होता, उनका कॉपीराइट होता है। ये इस वजह से जरूरी है ताकि क्रिएटिव कल्चर एनकरेज हो। ठीक है, कॉपीराइट जो होता है दैट इज गवर्न्ड बाय कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। तो द ऑथर ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू द रिप्रोडक्शन ऑफ सच वर्क। मैंने कोई गाना कंपोज किया है, उसको जाके कोई और कहीं पर चुरा करके नया गाना बना रहा है, उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, या तो मैं परमिशन दे दिया तो बात अलग है। ठीक, राइट कंटिन्यूज फॉर 60 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर।
तो जो जो क्रिएटर होगा उसके मरने के 60 इयर्स बाद भी वो राइट उसी का रहता है, यानी उसकी फैमिली का जो होगी वो जो भी वो होंगे उनका रहता है। ठीक है, अगर मैं किसी के मटेरियल को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो दैट इज अलाउड। ये होता है कॉपीराइट। ठीक, तीसरा होता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? तो जो ये मैकडोनल्ड्स का एम है, ठीक है, नाउ आप यू हैव स्टार्टेड, वी ऑल हैव स्टार्टेड एसोसिएटिंग दिस एम विद मैकडोनल्ड्स। मतलब हम हमारे दिमाग में कंपनी का नाम आता है तो ये सिग्नेचर आ जाता है। इट कैन बी, देखिए देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, सिंबल के फॉर्म में हो, ऐसी कोई भी चीज जिससे मैं किसी कंपनी को अलग या किसी बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ क्लियरली। मर्सिडीज बेंज का अपना साइन है, ठीक है, तो most of the companies they have their own symbols or logo which are unique to them, and the normal public identifies that company through that logo। तो उस लोगो का भी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। मैकडोनल्ड्स का मैकडोनल्ड्स में डी के जगह कुछ ऐसा लिख दिया, एक वर्ड बस अलग कर दिया, एम बस वैसे ही है, तो आते जाते लोगों को तो लगेगा कि मैकडोनल्ड्स है जो जल्दी से पास कर रहा है। ठीक है, तो देखे तो मिसलीडिंग हो जाता है, राइट। थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया, एक लोगों में कहीं कुछ और लगा दिया और मिसलीड करने लगे लोगों को, ऐसा हो सकता है ना। इस वजह से ट्रेडमार्क दिया जाता है। ठीक है, ट्रेडमार्क दिया जाता है। तो ट्रेडमार्क्स आर डिस्टिंक्टिव साइंस used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or services providers। इतनी टेक्निकल उसमें मत जाओ, सिंपल सी चीज समझो कि लोग मेरे को इस चीज से आइडेंटिफाई करने लगे हैं, उसका कोई और यूज करेगा तो मिसलीडिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे सिंबल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, और मुझे 10 साल में रिन्यू कराना होगा। अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड फॉर 10 years and can be renewed। ट्रेडमार्क क्या क्या हो सकते हैं? इट मे बी अ मार्क, a brand, heading, label और name connected with the business। ठीक है, पासिंग ऑफ किसे बोलते हैं? अगर कोई मेरे मेरे ट्रेडमार्क को गलत तरीके से यूज कर रहा है तो उसे पासिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क क्लियर? राइट, तो तीनों के बीच में डिफरेंस याद रहेगा। पेटेंट जो होते हैं वो नए प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए है, इन्वेंशन दैट इज। कॉपीराइट आर्टिस्टिक चीजों के लिए, और ट्रेडमार्क बिजनेस के सिंबल्स, लोगो, ब्रांड, इनके लिए। लास्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अब ये क्या होता है? A geographical indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess special qualities or reputation or characteristic that are essentially attributed to that origin। सिंपल सी चीज है। ये जो है बासमती राइस, पूरे वर्ल्ड में बासमती राइस इंडिया ओरिजिनेटेड है, या बनारसी सिल्क। हम ये बनारसी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वी द नॉर्मल पीपल दे हैव स्टार्टेड एसोसिएटिंग बनारस के सिल्क में कुछ खासियत होती है। ठीक है, बनारस के सिल्क में कुछ खासियत होती, तो किसी और जगह के सिल्क को वहां का कोई लोकल बनारसी सिल्क बना करके बोल के बेच रहा है। क्यों बेचेगा वो ऐसा? ताकि लोग मिसलीड हो जाए, तो वो गलत है। तो बनारसी सिल्क का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय समवन एल्स। ऐसे बहुत सी चीजें होती है। जस्ट अ मिनट गाइस। Right, so this is geographical indication। राइट, तो
देखिए बोलने का मतलब ये, हर जगह की सिल्क पर बनारसी सिल्क लगा करके नहीं बेच सकते। बनारसी सिल्क के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो वहीं पे जो ओरिजिनेट हुई है वहां वहां की चीज अलग है। तो इस वजह से ज्योग्राफिकली भी चीजों को अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल और भी चीजें होती, दार्जिलिंग टी, ओके, बस्तर आर्ट, राइट। ठीक, सो दैट इज इट। अभी आपको कोई डाउट है क्या? अपन शीट आज नहीं करते क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, तो वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। एंड आप बना के आइएगा, हार्डली उसमें आधे घंटे भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो आज कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज वी विल एंड। मैं ये स्लाइड आपको भेज देता हूं अभी, आपको मैं स्लाइड भेज देता हूं, आप उससे भी थोड़ा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। बेटा सुपर नेचुरल लॉ नहीं होता तन्मय, सुपरा नेशनल होता है, सुपरा नेशनल। ठीक है, सुपर नेचुरल नहीं है। सुप्रा नेशनल लॉ क्या होता है, जब बहुत सारी कंट्रीज मिल जाती हैं एक साथ और बोलती है कि कोई हम एक कॉमन ट्रिब्यूनल बना लेते हैं, कॉमन बॉडी बना लेते हैं, और उस बॉडी की ही बात हम मानेंगे, दैट इज सुप्रा नेशनल लॉ। ओके, इसमें कुछ और डाउट है तो तुम पूछो, जिनका कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव। सिग्नेचर को सिग्नेचर ही बोलते हैं समाद्रिता, जब वो रेटिफाई हो जाता है तो रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ तन्मय, हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, संस्कार समाद्रिता जा सकते हो आप ना, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, तो अब ये भी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी स्लाइड भेज दे रहा हूँ। चलो बाय।